उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नए समाज की तश्कील अब तालीम की बुनियाद पर होगी। दुनिया में वो समाज अब दुनिया को लीड करेगा, उस कायद होगा जो तालीमी मैदान में आगे होगा। जितने अफकार, जितने ख्यालात, जितने तसव्वुरात, जितने नज़रियात, जितने भी फ़लसफ़े पाए जाते हैं, सबकी हैसियत सानवी है, सेकेंडरी है। कुरान और सुन्नत हमारी असास और हमारी बुनियाद और हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ रेफरेंस है। जो कुछ कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा वो हम ले लेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे, और जो कुछ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा उसको हम रद्द कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। आप वो लोग हैं जिनके बल पर एसआईओ इस मुल्क में एक सामाजिक परिवर्तन का ख्वाब देखती है। आप ही वो लोग हैं जिनकी कुर्बानी इस देश को अमन दे सकेगी। आपकी मोहब्बत, सांप्रदायिकता, नफरत और दंगे से इस देश को तो आप जानिए कि मसला सिर्फ नजीब पे नहीं रुकेगा, बल्कि ये और ऐसे जितने इंस्टीट्यूट हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मुहाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। आपके नौनिहालों की, आपके जिगर के टुकड़ों की, आपके नौजवानों की जरूरत है। आप हमें अपने जिगर के टुकड़े दीजिए, अपने नौनिहाल दीजिए, अपने नौजवान दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको आपके ख्वाबों की ताबीर देंगे। लोग कहते हैं, सवाल भी है, इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं कहता हूँ इस मुल्क का मुस्तकबिल मेरे नौजवान हैं। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इकबाल की इसी कुरानी फ़िक्र, इसी ख्वाब की ताबीर के लिए तश्कील दिया गया सालेह नौजवानों का एक गिरोह, जिसे ये मुल्क एसआईओ के नाम से जानता है। दिन था 19 अक्टूबर 1982 का, जब वो नौजवान उठे नए आज़्म और हौसले के साथ और लिख दिया तहरीक इस्लामी हिंद की तारीख का एक अजीम बाब। ये नौजवान अकेले ना थे, इनके साथ थी अल्लाह के उन गय्युर बंदों की सरपरस्ती जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इकामत दीन के लिए सर्फ कर दी थी। आज़ादी के बाद से ही कई इस्लामी तलबा तंजीम इलाकाई और सूबाई सतह पर जमात के ज़ेर निगरा बदस्तूर कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन मुल्कगीर इस्लामी तलबा तंजीम के लिए मैदान अब भी खाली था। इस गिरोह, इस मुल्कगीर तंजीम का ख्वाब तो कई अरसों पहले ही देखा जा चुका था, लेकिन इस ख्वाब की तामीर के लिए कोशिशें शुरू हुई सन 1974 में। जमात इस्लामी हिंद के क़याम के बाद से ही मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर तलबा तंजीमों में काम शुरू हो गया था और हर जगह अलग अलग नामों से काम हो रहा था। कहीं हल्क़ा तलबा इस्लामी बिहार, कहीं एसआईओ के नाम से, कहीं इस्लामिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, कहीं इस्लामिक स्टडी सर्कल के नाम से। तो ये मुख्तलिफ़ नामों से अलग अलग सूबों के अंदर जो है नौजवानों के अंदर और तलबा के अंदर बहुत पहले से काम जमात कर रही थी। उसके बाद ये ख़्याल आया कि भाई ये कुल हिंद सतह पर ये तलबा तंजीम बने। तो इस ख़्याल के आने के बाद जो है 70s में कोशिशें शुरू हो गई थी और गैर रस्मी कुछ मीटिंग्स भी हुई थी और सबसे आखिर में जो एक अहम मीटिंग हुई थी, ग़ालिबन अलीगढ़ के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उस वक्त भी इख्तिलाफ मौजूद था कि कुल हिंद सतह की जो तंजीम बने उसकी शक्ल क्या हो। बहरहाल उस वक्त मोटे तौर के ऊपर एक कुल हिंद तंजीम का क़याम अमल में आ गया था, जिसका नाम स्टूडेंट्स इस्लामिक सेक्रेटेरिएट करार पाया था और बहुत सारी तंजीमें जो है उसके अंदर शामिल हो गई थी। राजस्थान से इस इजलास में हाफिज मंजूर साहब खुद शरीक रहे और अपने मौक़िफ़ की वकालत की। तंजीम का कुल हिंद नज़्म वजूद में ही आ रहा था कि इमरजेंसी का काला दौर शुरू हो गया। जमात इस्लामी हिंद पर बैन लगा दिया गया और इस बहरान से स्टूडेंट इस्लामिक सेक्रेटेरिएट का नज़्म अपने मकसद को नहीं पा सका। वक्त बदला, हालात बदले और मुल्क ने चैन की सांस ली। इमरजेंसी खत्म हुई और जमात इस्लामी हिंद पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई। जनता पार्टी की सरकार बनी और मुल्क के समाजी और सियासी समीकरण तेजी के साथ बदलने लगे। इस्लामी तलबा तंजीम के लिए मैदान अब भी खाली था।
मुल्की सतह पर कुछ इलाकाई तंजीमों को जोड़कर एक इस्लामी तलबा तंजीम SIM वजूद में तो आई, लेकिन दस्तूरी लिहाज से ये तंजीम जमात की सरपरस्ती कबूल नहीं करती है। जमात के ज़ेर निगरां जो तंजीम सरगर्म थी, उनमें से अक्सरियत इस नई मुल्कगीर तंजीम का हिस्सा नहीं बनती है और शुरू होती है कवायद एक मुल्कगीर इस्लामी तलबा तंजीम के लिए। बैठकों, बहसों और गौर व फिक्र की मजलिसों का दौर चला। कैलिकट, बेंगलोर, विजयवाड़ा और दिल्ली में वक्तन फ़वक्तन कोने कोने से नौजवान एक कुल हिंद तंजीम का नज़्म बनाने के लिए इकट्ठा हुए और आखिरकार 26 से 29 अगस्त 1982 को जमात ने दिल्ली में अहम इजलास बुलाया और इस्लामी तंजीम तलबा के नाम से एक कुल हिंद तलबा तंजीम बनाने का अहम फैसला किया। SIM अपने इख्तिलाफ की बुनियाद पर इस इजलास में शामिल नहीं हुई और इस कुल हिंद तंजीम का हिस्सा नहीं बनी। इसी इजलास के दौरान ही तंजीम के दस्तूर को हतमी शक्ल भी दी गई। इधर राजस्थान में शुरू से ही नौजवानों के दरमियान जमात की सरपरस्ती को लेकर इख्तिलाफ रहा, लेकिन इसकी खाई धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। नतीजतन कुछ नौजवानों ने जमात की सूबाई क़यादत के साथ एक दूरंदेश फैसला लिया और राजस्थान के अंदर जो है 16 फरवरी 1982 को ITT का क़याम अमल में आ गया। इस्लामी तंजीम तलबा का क़याम अमल में आ गया और ये जो क़याम अमल में आया, ये सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर कांसीर एक मुकाम है, वहाँ पर जमात का प्रोग्राम था और वहीं पर जो है ITT बनाने का फ़ैसला हुआ और वहाँ बाकायदा ITT की तश्कील अमल में आई और उसके पहले सरपरस्त हल्का जो है वो मौलाना मलिक हबीबुल्लाह साहब कासमी जो है, वो उस वक्त अमीर हल्का थे राजस्थान के, उनकी सरपरस्ती में ITT का क़याम अमल में आया और मुझे जो है उसका ऑर्गेनाइज़र बनाया गया ITT का। आखिरकार वो दिन आ ही गया और अमीर जमात की मंजूरी के बाद 19 अक्टूबर 1982 को बदस्तूर इस्लामी तंजीम तलबा का क़याम अमल में आया। पहले सदर तंजीम जनाब मोहम्मद जाफ़र चुने गए और 15 अफराद पर मुश्तमिल सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का इंतखाब हुआ, जिसमें राजस्थान से जनाब हाफिज मंजूर ने नुमाइंदगी की। सदर हल्का के लिए भी आप ही चुने गए और 1988 तक अपनी जिम्मेदारी को निभाया। ये नई नवेली तंजीम जो एक तवील मुद्दत की जद्दोजहद के बाद वजूद में आई, इसके सामने एक अहम चुनौती थी, आवाम की मकबूलियत हासिल करना और अपने मकसद को लोगों में आम करना। अपनी पहले ही CAC मीटिंग में ये फैसला किया गया कि तंजीम का नाम SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हो। पहले ही दिन से पूरे जोशो खरोश के साथ अपने मकसद को पाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। मकसद इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करना। अपनी पहली मिकात में SIO राजस्थान ने अफराद साजी की और अपने नज़्म को मुस्तहकम करने की कोशिश की। अब बागडोर संभाली नईम फलाही साहब ने। एक तलबा तंजीम को अपनी छाप छोड़ने के लिए जिन कामों को करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक बुनियाद गुजरी 3 मिकात में पड़ गई थी। इस पर एक नफ़ा बख्श इमारत की तामीर अब भी दरकार थी। 1989 में SIO की जो सूरत हाल थी वो ये थी कि लगभग 35 के करीब उसके पूरे राजस्थान में मेंबर्स थे और ज़्यादातर मेंबर्स वो थे जो किसी न किसी तरह से तहरीक इस्लामी से वाबस्ता थे और ज़्यादातर अफराद ऐसे थे जो तालिब इल्म नहीं थे, यानी जो नौजवान थे। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि उस वक्त SIO नौजवानों की तंजीम थी और तलबा और तालीमी इदारों में कोई काबिल ज़िक्र काम उस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था। सदर हल्का की ज़िम्मेदारी मिलने के बाद जो हमारी उस वक्त की टीम थी, उसकी पहली तरजीह ये थी कि हम इस तंजीम को स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाएं, स्टूडेंट्स में नफूज़ हो, तालीमी इदारों में हमारा काम बढ़े और तलबा बिरादरी इस तंजीम से वाकिफ़ भी हो और इस तंजीम का हिस्सा बने। उसी लिहाज से
उस वक्त के जो जिम्मेदारान थे, जोनल सेक्रेटरी, ZAC मेंबरान, उन लोगों ने सबसे पहले कोशिश तो ये की कि हमारा एक अलग से दफ्तर हो, और पहली मर्तबा SIO ने बाकायदा मीरजी कॉलोनी में अपना दफ्तर कायम किया, हल्के का दफ्तर वहाँ कायम हुआ, और वहाँ से SIO के काम का आगाज़ हुआ। दूसरी जो बात थी वो ये कि उस वक्त के ज़िम्मेदारान ने राजस्थान के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के दौरे किए, मुख्तलिफ़ मकामात के दौरे किए, और उन तमाम ज़िम्मेदारान ने पूरी टीम स्पिरिट के साथ तलबा को ख़ास तौर पर SIO से जोड़ा। इसी तरह से जहाँ तक माली सूरत हाल की बात थी, तो माली सूरत हाल भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तो उस वक्त हमारी कोशिश ये थी कि हम सेल्फ सस्टेन्ड हों और अपने अखराजात खुद हम कर सकें। उसके लिए माली सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोशिश की गई, जिसमें हम लोग कामयाब रहे। तालीमी इदारों में SIO का तारुफ हो ही रहा था, लेकिन तालीमी इदारों की फ़िज़ा मुल्क की फ़िज़ा से अलग नहीं थी। उस वक्त मैं और मेरी जो टीम के लोग थे वो सभी तालिब इल्म थे, चाहे डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी साहब हों या डॉक्टर अब्दुल सुभान हों या जोनल सेक्रेटरी कलीमुर रहमान साहब हों, ये सब के सब तालिब इल्म थे। लेकिन उस टीम की खुसूसियत ये थी कि उन लोगों ने अपनी पूरी टीम स्पिरिट के साथ काम किया, और उन 2 सालों में SIO ख़ास तौर पर तलबा में काफ़ी नफूज़ राजस्थान में किया। उस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल थी वो ये थी कि मुल्क में मंसूबन तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही थी। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा, और जो फ़िरक़ावाराना तंजीमें हैं उनके ज़रिए से आवाम में नफ़रत का बाज़ार गर्म किया जा रहा था। मुख्तलिफ़ जगहों पर उस वक्त फसादात हुए, जयपुर में भी फसाद हुआ और सूरत हाल ख़राब हुई। ऐसे मौके पर SIO राजस्थान ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की और कोशिश ये की कि समाज में भाईचारा, हम-आहंगी, आपस में मोहब्बत बरकरार रहे। इस सिलसिले में SIO राजस्थान ने ख़ास तौर पर जो दूसरी तलबा तंजीमें हैं, NSUI, SFI, ABVP, उनके ज़िम्मेदारों के साथ एक बड़ा प्रोग्राम भी मुनक़िद किया, और बाकायदा उस प्रोग्राम का जो थीम था वो यही था कि हम समाज में अमन कैसे कायम करें, भाईचारा कैसे कायम करें। और उस दौरान ख़ास तौर पर हमारी तरजीह भी ये थी कि हम दूसरी तलबा तंजीमों से बराबर राब्ते में रहें, क्योंकि नौजवान जो है वो समाज में तब्दीली ला सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। और ये जो ताल्लुकात थे, इन ताल्लुकात की वजह से आम तौर पर जो दूसरी तलबा तंजीमों ने भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा किया। हालात के बदलने की रफ्तार लगातार तेज हो रही थी। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ खिलवाड़, बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाकर उसमें पूजा करवाना, और फिर 1989 में भागलपुर नरसंहार। इन तमाम परेशानियों के बावजूद तंजीम ने अपनी सरगर्मियों में कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि और मजबूती के साथ सामना किया। मिकात बदली और जिम्मेदारी दी गई इंजीनियर मोहम्मद सलीम को। 1991 में 91 में मुझे जोनल सदर की जिम्मेदारी मिली। 1993 तक ये एक मिकात 1991 से 1993 तक की जो मिकात थी, इसमें SIO जोनल सदर की जिम्मेदारी मुझ पर रही। और उस वक्त हमारी टीम में कोटा से ब्रदर खलील अहमद, ये हमारे जोनल सेक्रेटरी रहे। कुछ वक्त के लिए ब्रदर शफीक अहमद भी हमारे जोनल सेक्रेटरी रहे, और इसके अलावा मुबारक अली हमारे टीम में थे, वो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ थी। इसके अलावा कलीमुर रहमान कोटा के, वो भी हमारी टीम में शामिल थे। ब्यावर के मुमताज़ अली साहब भी हमारी ZAC में थे। डॉक्टर इकबाल साहब हमारे साथ थे। हर एतबार से तंजीम का काम जारी था।
और वो हुआ जिसका अंदेशा था लेकिन उम्मीद नहीं थी। बाबरी मस्जिद की शहादत। पूरे मुल्क में आग लग गई। राजस्थान इससे अछूता नहीं रहा। उस वक्त जब 1992 में दिसंबर में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 10 दिसंबर को जमात इस्लामी हिंद पर बैन लगा दिया गया और उसके नतीजे में जमात इस्लामी हिंद का जो हल्के का दफ्तर था उसको भी सील कर दिया गया और उसी के साथ बेसमेंट में हमारा SIO का भी जोनल ऑफिस था। तो बावजूद इसके कि हमने समझाया उन लोगों को, लेकिन उसको भी उन्होंने सील कर दिया था। तो बहरहाल दफ्तर हमारा सील हो चुका था और हमने उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की थी, मगर उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो फिर हमने एक नया दफ्तर किराए से लेकर और उसी कॉलोनी में एक बड़ा दफ्तर हमने किराए पे लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जिस तेज़ी से हम वहाँ काम कर रहे थे पुराने दफ्तर में, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी और एक्टिविटी और हौसले और हिम्मत और जज्बे के साथ हमारे SIO के साथियों ने बहुत काम किया उन दिनों में। और चूँकि जमात पर भी बैन लग चुका था, जमात की एक्टिविटीज़ बंद थी, तो जमात के बुज़ुर्गों ने भी हमारे कामों में बढ़ चढ़कर हमारा ताउन किया और हमारे कामों में शिरकत की। होना तो ये चाहिए था कि बाबरी मस्जिद की शहादत से मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम तंजीमें खौफ खा जाती और अपने कामों को रोक देती। फासीवादी ताकतों का मकसद भी यही था, लेकिन हुआ वो जो अल्लाह को मंजूर था। तो लोगों में एक उत्साह, जज्बा था और उन्होंने मुलाकात होती थी भाई कि इस हादसे ने हमारी आंखें खोल दी, हम तस्वीर नहीं कर सकते थे और अब हम इस्लाम से वाबस्तगी अख्तियार किए बगैर हमारा वजूद नामुमकिन है। इस चीज़ को लोग महसूस करते थे। बाज़ मुकामात तो हालत ये थी कि हम जाते थे तो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, बल्कि गालिबन जैतारण का बस जैतारण में जब मैं पहला दौरा था मेरा और गाड़ी को रात के सुबह 3 बजे जाना था, पहुंचना था, तो मुझे कम से कम 15-20 लोग मेरे इस्तकबाल के रात के 3 बजे वहाँ मौजूद थे और एक अच्छी टीम हमको मिली थी। जब विदा करने आते थे तो मैं देखता कि लोगों का एक अच्छा होता था। ऐसे 2-3 बार मेरा जाना हुआ तो मैंने लोगों में ऐसा उत्साह देखा। मकराना में पोजीशन ये थी कि मेरे जाने से पहले लोग वहाँ जमा होते थे और विदा करने के लिए ट्रेन, आपने कभी देखा हो रेलवे स्टेशन मकराना का, तो एक घुमाव आता है, तो वहाँ से स्टेशन पर खड़े हुए लोग देख सकते हैं। तो मैं देखता था घूमकर झाँक कर लोग खड़े हुए हैं, अब तक और ट्रेन वापस जयपुर के लिए आ रही है। ऐसे बाज़ मुकामात पर यह था कि लोग हमको पहले से मौजूद बस स्टैंड में मिलते थे। ये वो चीज़ें थी जो लोगों के जज्बे को देखना पड़ता था, उनके हौसले को देखना पड़ता था और दीन से वाबस्तगी उनकी मालूम होती थी। वो रहनुमाई के मुंतज़िर थे कि इस्लामी खतूत पर कोई हमारी रहनुमाई करे, हमें हमारा कोई सीधा मार्गदर्शन करे। नौजवानों में एक नया जोश था, नया जज्बा था, लेकिन इस जज्बे को अगर सही दिशा ना दी जाए तो उससे पैदा होती है जज्बातियत। काबिल ज़िक्र बात तो ये थी कि हमारे कुछ लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ था, इंतकामी जज्बा, चूँकि हमारी पॉलिसी में ये चीज़ नहीं थी। ये बहुत हसास टॉपिक था और इस वक्त मिल्लत को संजीदगी और शऊर के साथ आगे बढ़ने के लिए, अपने मकसद वजूद को हासिल करने के लिए बड़े जोश और होश के साथ काम करना था। चूँकि कभी कभी ऐसा होता था कि बाज़ मुकामात पर आपस में एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो गई कि जैसे लोगों को हम बुज़दिल बना रहे हैं, लेकिन हालात ने बहुत जल्द साबित कर दिया कि सही राह लोगों को हम दिखा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है फिर वहाँ हमारा काम मजबूत हुआ। हमें अफराद भी मिले उस जगह पर, जैसे कि झुंझुनू था और टोडा राइसिंग, मालपुरा, इसमें मनफी असरात बहुत होते थे इन इलाकों में। जज्बाती लोग बहुत थे, चूँकि जज्बात से हम नहीं खेलते थे, जज्बात को कंट्रोल करने की बात करते थे, तो हमें अफराद मिले वहाँ से। उसके बाद लोगों ने देखा कि सही राह क्या है, तो आज भी लोग हमारे साथ हैं
और उस ज़माने का काम किए हुए लोग समझ नंबर असरात आज ही पाए जाते हैं। 1993 तक इंजीनियर सलीम साहब सदर रहे और मिकात खत्म होने के बाद रिटायर हो गए। उनके बाद अब्दुल हई साहब को जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने साल 1994 और 95 में सदर हल्का की जिम्मेदारी निभाई। अब वो वक्त आ गया था कि तंजीम के लिहाज से SIO राजस्थान ज्यादा मुनज्जम तरीके से काम कर रही थी और अपने दायरे को बढ़ा रही थी। भाई हमने तो इस बात की कोशिश की कि जो समाज का जो बेहतरीन तबका है, समाज का जो करीम तबका है, वो जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और जुड़ के जो है वो इस सोसाइटी में एक अहम रोल प्ले करे। उनकी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो हमने यही कोशिश की कि सिर्फ कोई मेडिकल डॉक्टर्स का ही नहीं था, बल्कि हाई क्वालिफाइड लोगों को हमने जो है अप्रोच किया और उनको जोड़ा और उनको ये बताया कि भाई समाज के लिए आपका क्या योगदान है। समाज में जो है आप एक जिम्मेदार की हैसियत से जो है आप खुद इस प्लेटफार्म से जुड़ें, लोगों को जोड़ें, लोगों को गाइड करें, लोगों की सीरत भी संवारें और जो है लोगों की दुनिया और आखिरत भी संवारें। उस पीरियड में SIO के मेंबर्स की तादाद लगभग 45 के आसपास थी और ख़ास बात ये थी उसके अंदर कि मेरे टाइम पर पूरे राजस्थान में मेडिकल और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी तादाद में टच में थे SIO से। SIO के मेंबर या जो है एसोसिएट थे और मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से मीट थी वो भी उसी पीरियड में हुई। उसके पहले एक बार सलीम साहब के टाइम पर हुई थी जब वो सदर हल्का थे, और सेकंड SIO की जो मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की मीट वो मेरे टाइम पर हुई थी जब ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मलिक मोहसिन खान साहब जो है सदर तंजीम थे। कारवां बढ़ता रहा और इस कारवां से नौजवान जुड़ते रहे। इस ज़िम्न में एक अनूठी पहल थी, इस्लामिक नॉलेज टेस्ट। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जोधपुर शाखा के तत्वावधान में आज एक समारोह का आयोजन कर इस्लामिक नॉलेज टेस्ट में उत्तीर्ण और बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस्लामिक नॉलेज टेस्ट ये एक्चुअल में नईम फलाई साहब के जरिए शुरुआत की गई थी जयपुर लेवल पे, बाद में इसको स्टेट लेवल पे किया गया और काफ़ी बड़ी तादाद में करते थे हम और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे इसके। बहुत सारे गैर मुस्लिम इस एग्ज़ाम में बैठते थे इस्लामिक नॉलेज टेस्ट में, और इसमें 4 ग्रुप बनाते थे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल के। इन 4 ग्रुप में हम बच्चों को डिवाइड करते थे, चारों का सिलेबस भी अलग होता था और उसमें गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में बैठते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम स्कूल में जाके कांटेक्ट करते थे तो मोबिलाइजेशन होता था और मोबिलाइजेशन के साथ साथ मुलाकातें भी बढ़ती थी। जहाँ मुलाकातें होंगी वहाँ बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो किताबें जो हम सिलेबस में रखते थे वो बहुत सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिक दे दिया करती थी। कि IKT जो है वो हम पूरे राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराते थे और इस बहाने से जो है हमने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनको जोड़ा, उनके स्टूडेंट्स को जोड़ा और लोगों के सामने ये IKT के नाम से जो है हम नॉलेज के जो है जो टेस्ट करवाते थे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि कई लोग जो है हमसे जुड़े और उन्होंने जो है दीन को भी समझने की कोशिश की और तंजीम को भी समझने की कोशिश की। IKT का ये सिलसिला अभी भी जारी है और अब यूनिट लेवल पर यह प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पर मिकात दर मिकात चल रहा है। मैं कभी अपने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकता था कि मैं SIO की जिम्मेदारी पे आऊँगा। कि मैं जब 11 साल का था तब तक तो मैं बकरियां चराया करता था इसी गांव के अंदर, इसी लालपुरा के अंदर। यही खेत हुआ करते थे, यही पहाड़ हुआ करते थे, इन पहाड़ों को हम चढ़ करके गाय भैंस बकरियां वगैरह जो है यहाँ चराया करते थे। लेकिन मैं उस आदमी का एहसान जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता, वो है जनाब सैयद आजम अली साहब, जो जमात के बहुत मुखलिस आदमी। वो यहाँ पर 1984 के अंदर मेरा जो पुराना घर है इस गांव के उस साइड में, वहां पर मेरे घर पे पहुंचे और उन्होंने शाम को कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, वहां पर जिक्र किया कि भाई कोई बच्चा पढ़ना चाहता है क्या। मैं उस वक्त बकरियां चराता था और शाम को जब वो आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपन भी इनसे कह दे हाँ भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ। और मैंने उसी दिन वो डिसीजन लिया और उन्होंने उन बच्चों से बात करते हुए ये बात कही तो मैं वहां पर इत्तेफाक से मौजूद था। तो मैंने कहा ये साहब कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, यार अपन बकरियां चराते हैं, क्यों ना अपन भी पढ़ाई कर लें।
ये आदमी कह रहा तो पढ़ा सकता है, इसका मतलब इसके मतलब कि एटीट्यूड से ऐसा लगता है। उस वक्त एटीट्यूड भी नहीं जानता क्या होता है, लेकिन अब बता रहा हूँ कि एटीट्यूड ऐसा लगता है कि ये पढ़ा सकता है ये आदमी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि अगले बार में आऊंगा 15 दिन बाद में। उन्होंने कहा 15 दिन बाद में मैं आऊंगा और जो आदमी या जो शख्स भी, जो बच्चा भी ये गिनती का गीत, ये किताब थी हमारी पोती के नाम से किताब, उसके अंदर एक किताब गीत लिखा हुआ था, 1 2 3 कायम करो दीन, 3 2 1 बन जाओ नेक, 3 4 5 सच को नहीं आज, 5 6 7 बोलो सच्ची बात, 7 8 9 रब से लगा लो, 8 9 10 रब से डरो बस। ये जो गीत आ गया, जो अगली बार जो सुनाएगा इसको, मैं उसको आधा किलो नुक्ती दूंगा। नुक्ती बोलते दाने को, ढाई जो होती है तो नुक्ती, उसको हमारे यहाँ नुक्ती बोलते। तो अंसा हमारी जुबान में बोलते थे कि मैं उसको अगली बार आधा किलो नुक्ती दो। अब मेरे दिमाग में ये बात है कि अपने को आधा किलो नुक्ती लेनी है इस आदमी से। और मैंने जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनसे कहा यार तू सुना, मैं ताकि याद कर लूं, ताकि अगली बार जब आए तो मैं ये सुना दूं उनको और मुझे ताकि नुक्ती मिल जाए। और मैंने उन बच्चों जो पढ़े लिखे थे उनसे सुन के याद कर लिया। अगली बार जैसे ही आजम साहब आए, राजदूत थी उनके पास में ब्लैक कलर की, और जैसे ही हथान के ऊपर पहुंचे तो मैं जाकर के मैंने कहा साहब मेरी वो नज़म सुन लो, मेरा गीत सुन लो, मैंने याद कर लिया। तो कहा ठीक है अभी सुनते। मैंने कहा सुन लो, पता नहीं बात भूल जाऊंगा तो। और मैंने खुशी के मारे वो गिनती का गीत उनको सुना दिया और पूरे इत्मीनान से सुनाया। 1 2 3 कायम करो दीन, 3 2 1 बन जाओ नेक, 3 4 5 सच को नहीं आज, 5 6 7 बोलो सच्ची बात, 7 8 9 रब से लगा लो, 8 9 10 रब से डरो बस। पूरे एतमाद के साथ सुना दिया, जबकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। और ये बात जैसे ही मैंने उनको कही, उन्होंने कहा तू पढ़ना चाहता है? मैंने कहा जी हाँ पढ़ना चाहता हूँ। कहा तू पढ़ना चाहता है तो मैं तुमको लखनऊ भेजूंगा। ये बात अभी भी मुझे याद है। तो मैंने कहा ठीक है कहीं भी भेजो आप, मुझे तो पढ़ना है। जब मैं एसआईओ का जिम्मेदार रहा, एक ज़माना ऐसा भी आया जब सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और मैं सेक्रेटरी, वो जोनल प्रेसिडेंट था। उनका दौरा था राजस्थान का। जब वो दौरे पे आए तो मेरे पास मैंने देखा बैतुल माल के अंदर कुछ पैसे नहीं है टूर करने के लिए, और उनका टूर था राजस्थान का 7 दिन का। आज ये बात शेयर कर रहा हूं, आज दिन तक मैंने किसी को शेयर नहीं की है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज दिन तक ये बात मैंने किसी को शेयर नहीं की जो आज आपको बता रहा हूं। जब वो टूर पे आए तो मैं सोचा अब क्या करें, कैसे टूर करेंगे, लेकिन टूर तो करवाना है। मैंने ये बात अपनी घरवाली, मैंने उससे कहा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं और हमको टूर करना है और हमारे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा पैसे नहीं तो कोई चिंता नहीं, ये मेरे जेवर है, ले जा कर ले अपना टूर। वो जेवर मैंने ले जा करके एक सुनार है उसके यहाँ पर रखवा दिया। मैंने कहा सर मुझे इसके बदले में 10,000 रुपये चाहिए, मेरे पास जब 10,000 होंगे तो मैं आपको दे दूंगा और मेरे जेवर वापस ले जाऊंगा। मैंने वो जेवर उस सुनार को रखे, उससे 10,000 रुपये लिया और मेरे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब को, जबकि ये बात मैंने आज दिन तक उनको भी किसी को नहीं बताई जो आज बता रहा हूं। वो 10,000 से मैंने पूरा राजस्थान का टूर करवाया। लेकिन जब रमजान में पैसे आ गए तो फिर मैंने वो पैसे जो मैं लिए बतौर कर्ज लिए थे वो ले जाकर सोनार को दे दिए। मैंने अपने घरवाली के जेवर वापस ला करके उसको दे दिए। यानी ऐसे हालात थे हमारे पास, उस वक्त पैसे नहीं हुआ करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम लोगों को खाने के लिए भी नहीं होते थे। ऐसे हालात से भी हम गुजरे हैं। किसी भी तंजीम या तहरीक की कामयाबी कुर्बानियां तलब करती है। ये कुर्बानियां ही वो ईंधन है जिससे तंजीम अपने मकसद की तरफ बढ़ सकती है। एसआईओ का ये 40 साल का कारवां इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मसलन पीसी हमजा साहब एक बार राजस्थान आए, गालिबन उनका पहला दौरा था राजस्थान, और जमा इस्लामी का ऑफिस फूटापुरा रामुल बाजार में होता था, किराए के 2 कमरों पर मुश्तमिल। एक कोने में हमने भी एक टेबल लगा रखी थी, वहीं हमारा सोना बैठना था, वहीं नहाना धोना था। बेसर सलामी की हालत होती थी, हम लोग साइकिल पर चलते थे। इत्तेफाक से सदर तंजीम की हैसियत से पीसी हमजा साहब राजस्थान में तशरीफ लाए। पीसी हमजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े मजबूत आदमी थे। उसके बाद एक बार मखौली जाना था हमको। मखौली स्टेशन से एक लूना, एक रफ़ीक की हमको मिल गई। उस लूना से हमको बैठ के दोनों को मखौली गांव तक जाना था, स्टेशन से मखौली गांव। वहाँ पर कच्चे रास्ते थे। एक
घुमाव ऐसा आता था जिसमें कंकर थे। इत्तेफाक हुआ कि पीछे अमजद साहब और हम दोनों, लूना फिसल गई और हम दोनों गिर पड़े। खूब हंसे। पीछे साहब ने पूछा आपकी चोट तो नहीं आ गई है? मैं पूछा पीछे साहब आपकी कहीं लग तो नहीं गई है? और वो हंसते हुए फिर लूना पर हम सवार हुए। वो ऐसा ज़माना था, बड़ी जफाकश लोग थे। एक मरहला वो आया जब मरकज़ ने तय किया कि हमको हेडक्वार्टर की तामीर करनी है। मीटिंग चल रही थी, बात आई कि राजस्थान क्या देगा इसमें, क्योंकि हमारा बजट ही पूरा नहीं होता था, काम बहुत कमज़ोर था हमारा। अब हम भला क्या दे सकते थे, पैसा कौड़ी हमारे पास नहीं होता था। हमने मरकज़ को यकीन दिलाया कि हम मरकज़ जब आपका तामीर होकर मुकम्मल हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह आपके हेडक्वार्टर में जितना भी मार्बल लगेगा वो हम आपको देंगे। बस हमारी ये कहना था कि लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इतना खुशी हुई कि हम समझे कि अच्छा ये तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे कलेक्शन। लेकिन मरकज़ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात कि मार्बल हमको मिल रहा है, क्योंकि मार्बल की इतनी अहमियत हमको मालूम नहीं थी, तो कितनी अहम चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आप देख रहे हैं मार्बल लगा हुआ, जो हमारा हेडक्वार्टर है, उसमें 2 ट्रक भरकर हमने मकरान से कलेक्ट करके भेजा है। और मुझे तो खुशी होती है जब भी मैं जाता हूँ देखता हूँ। और अगर वो पत्थर को अल्लाह ताला ज़बान दे दे तो क्या देगा, हाँ इस हर पत्थर पर अब्दुल हई का हाथ लगा हुआ है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं जाता हूँ बड़े मोहब्बत से उन पत्थरों को देखता हूँ कि इन पत्थरों को मेरे कंधे पर उठकर आए। गोदाम से हम उठाकर छकड़े में रखते थे, छकड़े से उठाकर हमने एक जगह स्टॉक किया उनका, तो बार बार एक जगह से उठाकर छकड़े में रखना, छकड़े से उस जगह पर स्टॉक पे रखना और स्टॉक से ट्रक में लदवाना ताकि दिल्ली के लिए रवाना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पत्थर पर मेरा हाथ लग चुका है उसमें, तो मैं अपने लिए बड़ी शहादत समझता हूँ इस बात के लिए। SIO के सेक्रेटरी हल्का ब्रदर फैज़ अहमद जो है वो मेरे जूनियर के तौर पे उन्होंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में। तो उनकी रैगिंग लेने के सेशन से जो है तहरीक सफ़र का आगाज़ होता है, ठीक है। वहाँ से हम दोनों मुतारिफ़ हुए उस रैगिंग सेशन के बाद, और वो सेशन हमारे लिए ज़रिया बना आगे मुलाकातों का और एक सिलसिला बना। और अल्लाह ताला ने हमें उन्हीं के ज़रिए जो है ये तौफ़ीक बख्शी कि हम तहरीक के पैगाम से जो है मुतारिफ़ हुए। तो बुराई से भी अल्लाह ताला अच्छाई के पहलू निकाल देता है उसको हमने हमारी ज़िंदगी में उस वक्त महसूस किया। सन 2005 जनवरी से जो है पहली मिकात की ज़िम्मेदारी थी मुझ पे सदर हल्का की, और बहुत जल्दी ये ज़िम्मेदारी मुझ पे आई, तहरीकी ज़िम्मेदारी, पहली तहरीकी ज़िम्मेदारी, और वो भी हल्के की सतह की। तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ थी मेरे लिए कि बहुत जल्दी एक बड़ी ज़िम्मेदारी बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ मिलना। और उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो चारों ZAC मेंबर थे डॉक्टर कासिम रसूल साहब की मिकात के, वो एक साथ रिटायर हुए। चारों ZAC मेंबर्स, हमारे ज़ाकिर जाटू साहब, अब्दुल नासिर साहब, नासिर हसन साहब, ठीक है, तो चारों एक साथ रिटायर हुए तो इट वाज वेरी बिग सेटबैक कि अब कोई सीनियर एक्सपीरियंस शख्स हमारे साथ नहीं होगा हमारी रहनुमाई के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उन तमाम एक्सपीरियंस लोगों ने ज़िम्मेदारी आने के बाद हमारा हर कदम पर साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई के लिए वो हमेशा हाजिर रहे, जहाँ ताउन होता था हमारे साथ शामिल हाल रहे। फिर पहली मिकात थी हमारी। तंजीम से मेरा जो ताल्लुक़ सफ़र रहा है वो मैं 2004 में SIO का मेंबर बना। फिर उसके बाद नई मिकात शुरू हुई 5 और 6, उसमें कैंपस सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी आई। जुलाई के अंदर आकर के 2005 जुलाई में ही जो है मुझे ज़ोनल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी दे दी गई। और उसके बाद ये जो मिकात थी इसके सदर हल्का इंजीनियर सैयद आरिफ अली साहब थे। बाद में जब नया सेशन शुरू हुआ
तो उसकी भी जिम्मेदारी, सदर हल्का की जिम्मेदारी सैयद आरिफ अली साहब के पास ही आई थी और मैं ज़ोनल सेक्रेटरी था। लेकिन सैयद आरिफ अली साहब की जो है तबीयत नासाज होने की वजह से वो जोन पे नहीं रह पा रहे थे, वो मुस्तकिल घर पर थे और मैं अकेला ही जो है जोन पर था, जोनल सेक्रेटरी के तौर पे। काम बहुत मुतासिर हो रहे थे, लिहाजा आरिफ साहब ने जो है को इस्तीफ़ा देना पड़ा उनकी बीमारी की वजह से। तो फिर इलेक्शन हुए तो उसमें मुझे जोनल सदर की जिम्मेदारी दी गई। SIO का जो ये साल था 2007 वाला, इसके बिशरुद्दीन शर्की साहब जो है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे। उस वक्त पूरा एक कैंपेन हिंदुस्तान के अंदर चला था, जिसको हमने जो थीम दी गई थी वो रीडिफाइनिंग एजुकेशन, रिगेनिंग स्ट्रगल और रेनोवेटिंग सोसाइटी, यानी कि तालीम की तारीफ़ नो, जद्दोजहद की बाजियाफ्त और समाज की तश्कील नो का जो है हमने एक नारा दिया। इस दौरान पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खुशी का जहां माहौल था, पूरे केडर के अंदर जोश और खुरूस था, उसके तहत मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स इसके अंदर हुए। यानी कि यूँ मान के चलिए कि ये पूरा एक तरह से तलबा तंजीम के अंदर पूरा एक तरह से नई रूह और नई जान फूंक दी थी और इतना केडर के अंदर इतना जोश और खुरूस था कि हर मेंबर ही नहीं बल्कि एक छोटा सा एसोसिएट, जूनियर एसोसिएट, वो भी अपनी कोशिशों में लग रहा था। और उस वक्त सभी पूरे केडर ने मिलकर के अपनी इस्तिताअत से बढ़कर के जो है उन्होंने काम किया था। जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स का होना, मेंबर्स मीट का होना, एसोसिएट का मीट का होना, साबिक मेंबरान का जो है प्रोग्राम मुनक़िद होना, सिंपोजियम का होना, रैलियाँ निकालना, और मरकज़ की तरफ से भी जो है, सेंटर की तरफ से भी कारवां निकले थे पूरा, जिसका पूरे हिंदुस्तान का जो है उस कारवां ने दौरा किया था। राजस्थान में भी जो है वो कारवां आया। उस दौरान भी यहाँ पर कई कॉन्फ्रेंस, 3 बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। सबसे पहले सीकर के अंदर हुई, जयपुर में रही, सवाई माधोपुर के अंदर बहुत ही शानदार कॉन्फ्रेंस थी और एक बहुत बड़ी रैली थी। इन सभी मकामात पे जो है बाइक रैलियाँ हुई जो बहुत कामयाब थी। सब इस वक्त जो है SIO के केडर के अंदर में SIO का एक तरह से झंडा था। इससे पहले कोई झंडा नहीं था, नए नए नारों का इंतिखाब था। पूरा जोश और वलवले के साथ में जो है SIO केडर जो है अपने काम कर रहा था। और अब तक जो कुछ SIO से जो लोगों की दूरियां थी वो भी एक तरह से ख़त्म हो गई थी। लोग जो है आ रहे थे, बढ़ चढ़ के आ रहे थे, अपनी अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे थे। जमात का भी जो है भरपूर ताउन इस मौके पर जो है हमको मिल रहा था। अब तक SIO से लोग जुड़ने से बहुत कतराते थे, क्योंकि चंद सालों पहले ही हमारी एक बिरादर तंजीम का जो है वो हश्र देख चुके थे। लोगों के अंदर खौफो हिरास था, डर था उनके अंदर। ऐसे तंजीमों से जो है जुड़ना पसंद नहीं करते थे। लोग अपने बच्चों को जो है तंजीमों से दूर रखते थे और हम जिम्मेदारी दे करके आते थे, वहाँ पर लोगों को जोड़ के आते थे। घर वालों को पता लगता था, वो जो है वापस से जो है अपने बच्चों को डरा और धमका करके जो है दूसरे रोज़ ही जो है फ़ोन आ जाता था कि सर मैं तो ये जिम्मेदारी नहीं लूँगा, आप जो है किसी और को दे दीजिए, मेरे घर वालों ने जो है मना कर दिया। हम कॉल करते थे, हमसे जुड़ने से जो है कतराते थे, डरते थे। और दूसरी बात, साबिक जो बिरादर हमारी जो तंजीम थी उसके ज़िम्मेदारान भी जो है उनका उस वक्त रोल भी जो है हमारे साथ में बहुत अच्छा नहीं था। वो हम केडर को तैयार करते थे, दूसरे रोज ही वो पहुंच जाते थे और उसको जो है उनको जो है मिसगाइड कर दिया करते थे। SIO से जुड़ना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब SIO का 25 साला कारवां और उसका जोश और जज्बा जब लोगों ने देखा तो लोग हमसे ज़ोक दर ज़ोक जो है जुड़े हैं।
जहां हमारे एसोसिएट की तादाद जहां 300-400 हुआ करती थी, वो एसोसिएट की तादाद हमारी जो है 700-800 तक पहुंच गई थी। At least 60 people have been killed in multiple blasts in Jaipur. There were 7 blasts in all and 8 bomb was defused. 5 places were targeted, including marketplaces and popular tourist spots. Some of those places, Jori Bazaar and Sangneri Gate. The blast took place from 7:15 to about 7:45 this evening. मई में एक बहुत बड़ी घटना होती है जयपुर के अंदर, बम ब्लास्ट हो जाते हैं। ये बम ब्लास्ट एक तरह से तंजीम के काम के ऊपर भी जो है ब्लास्ट हुआ, और ये तो हुआ, लोग उसके अंदर मर भी गए। हमारी जो है सद्भावना उनके साथ में, सहानुभूति मरने वालों के साथ में है, लेकिन उसका जो पूरा जो जिम्मेदार था प्रशासन की तरफ से, वो मुस्लिम तंजीमों को ठहरा दिया गया। और मुस्लिम ब्रादर, हमारी जो साबिक ब्रादर तंजीम थी, उसके लोगों को जो है जिम्मेदार ठहराया गया। मुस्लिम तलबाओं की जो है धरपकड़ होने लगी। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसे हमारे समाज के, सोसाइटी के टैलेंटेड जो है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को जो है उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। आम लोगों को नहीं, बल्कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने हॉस्टलों से उठाना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर एक खौफ व हिरास आ गया, और जो लोग 2007 के अंदर हमारे साथ आए थे, अभी उनकी जो ज़हनी पुख्तगी उनके अंदर नहीं आई थी, अब वो वापस से जो है उन्होंने हमसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि आए दिन ऑफिस के अंदर जो है CID का आना, पुलिस का आना, पूछताछ हमसे करना, तो हमारे साथ में जो लोग बैठते थे, उठते थे, या फिर ये हमारे जो दूसरे मकामात पे जो जिम्मेदारान थे उनके पास जाते थे। हमारे पीछे हर वक्त जो है, हम कहीं टूर पे भी जाते तो हमारे पीछे उनका लगा रहना। तो इस वजह से जो है जो नए होते थे, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पे जा कर के जो है उनका बैठ जाना, तो जो नए तलबा जुड़ते थे वो हमसे वो उनको देख कर के जो है खौफ व हिरास उनके दिल के अंदर आ जाता था, वो डर जाते थे और वो हमसे दूर हो जाते थे। इस तरह से 2008, क्योंकि ये पूरी पकड़ दकड़ जो है अक्टूबर-नवंबर तक जो है चली रही, पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां होती रही, तो उस वक्त जो है एक मायूसी छा गई पूरे कैडर के अंदर। जो कैडर जुड़ रहा था वो वापस से जो है छिटक गया, और फिर यहाँ पर हमारा जो एसोसिएट का जो लेवल 800 से ऊपर पहुँच गया था, अब वो आकर के हमारा एसोसिएट का वापस से कैडर जो है 500 के ऊपर आ गया। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद तंजीम के कामों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, और हमेशा की तरह इसका पूरी ताकत से सामना किया। ऐसे वाक़यात के बाद हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर तंजीम अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दे या कम कर दे, तो आम नौजवान अपनी हिम्मत जो है लूज़ कर जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे। ऐसे हालात में तो आपको और मज़ीद क़ुव्वत के साथ, पूरी इस्तक़ामत के साथ मैदान में आना चाहिए। आपका पैगाम सबके लिए है ना? आपकी दावत सबके लिए है, आपकी दावत ओपन है, नथिंग टू हाइड, है ना? तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इंसानों की ज़िंदगी की फलाह मौजूद है। तो जब ऐसा पैगाम लेके आप लोगों के पास जा रहे हैं अपने कामों के ज़रिए, तो इसमें खौफ और हरासा में गिरफ़्तार होने की कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना? तो आप, और ऐसा हुआ भी कि तंजीम का कैडर जो है, हमारी तंजीम का कैडर पूरी इस्तकामत के साथ जमा रहा उन हालात में भी, और अपने सारे कामों को वो अंजाम देता रहा। कि उस वक्त मैं अजमेर से ही जो है ज़िम्मेदारी संभालता था, एमटेक कर रहा था वहाँ से। तो जब वो IB ऑफिसर्स हमसे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि आपके मेंबर्स कितने हैं? तो मैंने कहा 44 या 45 मेंबर्स थे उस वक्त हमारे पास, या कुछ और ज़्यादा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो दूसरे IB ऑफिसर ने कहा बस इतने से लोग हैं आप लोग? तो दूसरे IB ऑफिसर का कमेंट था कि इनका 100 पे भारी है भाई। ठीक है, तो ये उनके अल्फाज थे। तो ये अल्लाह ताला का रौब है जो अल्लाह ताला जो है लोगों के दिलों में पैदा करता है आपके पैगाम के ज़रिए, आपकी शख्सियत के ज़रिए, है ना? तो
ये हमें कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ है ना, कि हम हक पर हैं, हमें पूरा एतमाद है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और हमारा पैगाम सबके लिए है, तो हमें क्या घबराना है ना। कि चाहे आपसे आके आईबी वाला इंट्रोगेट करे, चाहे सीआईडी वाला करे, आप वो भी इंसान हैं और आपका मधु है, आपके पैगाम का वो भी मुतलाशी है, ठीक है। आप उसे भी हक की दावत देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये हमें करना है। जरूरत थी कि मायूसी की फिजा खत्म हो। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मुस्लिम नौजवानों के साथ हुई ज्यादती से जो कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए और जो मोमेंटम 25 साला कारवां के दौरान कायम हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। नए जोश से भरने के लिए इसका काम किया 2010 में जयपुर में इनेकाद की गई ऑल राजस्थान स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ने। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जिसका उन्वान था शिक्षा, सेवा, संघर्ष, एसआईओ का यही विमर्श। इस उन्वान से जो है जयपुर में ऑल राजस्थान कॉन्फ्रेंस कई सालों बाद जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टेट लेवल की। तो हमारे केडर ने बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड वर्क किया था। तलबा के बीच में हम कैंपसेस में हम गए, है ना, और उसके नतीजे भी हमें बाद में बरामद हुए कि उस स्टेट लेवल के इवेंट के बाद जो है एक नई स्टूडेंट ओरिएंटेशन की फ़िज़ा बनी, कैंपस ओरिएंटेशन की फ़िज़ा बनी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारे तलबा ने काम करना शुरू किया। जेएनयू जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ तलबा ने, हमारे केडर ने काम करना शुरू किया और तलबा में हमें मकबूलियत मिलने लगी, है ना। जो तलबा के इश्यूज़ होते हैं उसमें हमारा केडर इन्वॉल्व होने लगा। एक सोच बनी उस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हम तलबा हैं और हमें तलबा के अंदर काम करना है, उनके मसाइल का हल हमें पेश करना है ना, हमें उनकी खिदमत करनी है, उस रोल में हमें आगे आना है और यही हमारा स्ट्रगल है जिसको हमें आगे पुश करना है। तो उसके बाद कुछ जगहों पे इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया हमारे केडर ने और 2 मुकामात पे हमारा केडर जो है वो मुंतखब होके भी आया स्टूडेंट इलेक्शंस के अंदर। तो ये एक नया ट्रेंड था जो उस मिकात के अंदर, तंजीम के अंदर सेट हुआ, जो बाद में फॉलो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी से जुड़ा हुआ एक वाक़या मुझे याद आता है। मुसाफिर खाने में इसी के कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतालिक एक नशिश थी। हमारे जोधपुर के साथियों का एक वाक़या, बड़ा मतलब लर्निंग वाक़या है। हमारे उस वक्त के साथी जो थे, जोधपुर की जो टीम थी, उनको जो है कुछ फंड की ज़रूरत थी इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन पैसा था नहीं उनके पास, ठीक है ना। तो हमारे उस यूनिट के साथियों ने फ़ंड जनरेट करने के लिए ये तय किया कि अभी शादियों का मौसम चल रहा है, तो हम किसी शादी के अंदर जो है वेटरिंग का काम करेंगे सब साथी जाके, ठीक है, और वहाँ से जो भी पैसा आएगा उसको हम एसआईओ के लिए लगाएंगे, इस काम के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। तो उन लोगों ने जाके वेटरिंग तक की। कुछ साथियों ने जो है पर्टिकुलरली फंड जनरेट करने के लिए पुताई तक का काम किया, ठीक है ना, फंड जनरेट करने के लिए एसआईओ के लिए, कि जो भी उससे पैसा आएगा इस काम को करके वो हम तहरीक के लिए लगाएंगे। एक साथी के तो हाथों पे छाले थे जिस वक्त वो उस प्रोग्राम में आए थे, ठीक है ना, उस काम को करने की वजह से। तो हमारे पास ऐसा केडर है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, आज भी है, ठीक है, जो इस पैगाम की खातिर, इस तहरीक की खातिर जो है ऐसी कुर्बानियाँ दे सकता है और ये नौजवान ही दे सकते हैं, ठीक है ना। जोश होता है, हमें जज्बा होता है, ठीक है ना। तो फिर अल्लाह ताला नतीजे भी पैदा करता है उस काम के ज़रिए, ठीक है। तो हम देखते हैं उस इवेंट को, आप देखिए हमने उस इवेंट कॉन्फ्रेंस से पहले रैली भी प्लान करी, क्योंकि रैली के ज़रिए जो लोकल तलबा हैं, नौजवान हैं, यूनिवर्सिटी से हमने शुरू किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से शुरू कर उस रैली को लेके आए, तो वहाँ के लोकल तलबा भी उससे अटैच हुए। उनकी निगाह में भी एक चीज़ पहुँचती है कि क्या मैसेज है इनका, क्या पैगाम है। नॉन मुस्लिम तलबा भी देखते हैं, बिरादरान वतन भी देखते हैं कि क्या मैसेज है। तो उस पूरे रैली के हुजूम के साथ हम उस कॉन्फ्रेंस इज्तिमागाह तक पहुँचे थे और के सुहेल साहब उस वक्त नेशनल प्रेसिडेंट होते थे एसआईओ के। शहनवाज अली रेहान सीएसी मेंबर थे, वो भी उस प्रोग्राम में शरीक हुए थे माशाल्लाह, ठीक है।
और एक बड़ी तादाद पूरे राजस्थान से तकरीबन 1200-1300 तलबा की तादाद बताई जाती है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुई, और उससे जो है कई नए इलाकों के अंदर भी काम बढ़ा। तंजीम की तोसी और अफराद साजी में एक अहम रोल प्ले करती है जूनियर एसोसिएट सर्किल। हर वक्त में किसी न किसी सूरत में इस पर काम हुआ, जिसके नतीजे में तंजीम को कई ऐसे काबिल अफराद मिले जिन्होंने अपनी पूरी जवानी तंजीम में अपनी खिदमात को अंजाम देते हुए गुजारी। SIO ने अपने तंजीमी दायरे को तलबा और नौजवानों तक महदूद है उसका दायरा, क्योंकि ये एक जमात इस्लामी की यूथ ऑर्गेनाइजेशन या तलबा ऑर्गेनाइजेशन, तलबा तंजीम है। लेकिन अब ये है कि तालिब इल्म ऐसा नहीं कि 14 साल की उम्र के बाद कोई हो या 15 साल की उम्र के बाद हो, बल्कि बहुत छोटी उम्र से ही बच्चा जो है नौजवान तालिब इल्मी के रास्ते पर या उस कैंपस में वो आ जाता है, जहाँ उसके जहन और उसकी शख्सियत दोनों चीज़ों के बनने, संवरने या बिगड़ने के इम्कानात होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बड़ों की एक्टिविटीज़ और बच्चों की एक्टिविटीज़ एक जैसी नहीं होती हैं। दोनों के मिजाज अलग होते हैं, पसंद अलग होती हैं, नेचर अलग होता है। बड़ों की चीज़ें जिसमें बड़ों को बहुत इंटरेस्ट आए, छोटों को बोर कर सकती हैं। इसीलिए उनके मिजाज को, उनके नेचर को और उनकी उम्र को, उनकी साइकोलॉजी को, सबका ध्यान रखते हुए SIO ने मुल्की लेवल पर अलग अलग नाम से इस बात की कोशिश की कि उनके लिए भी कोई तंजीम तैयार की जाए, नज़्म कायम किया जाए। राजस्थान में भी ये नज़्म रहा जिसका JSE के नाम से यहाँ पर जाना जाता था, जूनियर एसोसिएट सर्किल उसको कहा जाता था, जो और JSE मेंबर कहा जाता था उनको जो कि उस सर्किल से वाबस्ता हो जाते थे। तो पहले JSE फेस्टिवल हल्के की सतह पर हुआ करता था, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से जो सर्किल्स थी JSE की, उनकी टीमें उसमें हिस्सा लिया करती थी। और उसमें फिर किरत के प्रोग्राम, तराने, तकरीरें, ये सब चीज़ें जो हैं वो तैयारी करके लाते थे और वहाँ वो फेस्टिवल में पेश किए जाते थे। इनके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती थी, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, खेल कूद के प्रोग्राम, कुछ ऐसी जिसमें खेल के साथ साथ मनोरंजन भी हों। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए भरपूर उनकी तरबियत का इंतज़ाम किया जाता था। उसके अलावा इंडोर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती थी, जिसमें पेंटिंग्स होती थी या ऐसे राइटिंग्स, कुछ क्विज़ कंपटीशन, ये सब चीज़ें भी उस पूरे फेस्टिवल का हिस्सा रहती थी। लेकिन 2011 में जब मैं सदर हल्का के तौर पर मुंतखब हुआ, तो हमने इस बात पर गौर किया कि ये हमारे फेस्टिवल का जो नाम हम रखते हैं JSE फेस्टिवल, ये इसमें वसअत नहीं है ज़्यादा, यानी ये महदूद हो जाता है हमारी सिर्फ JSE की सर्किल्स के लिए, जूनियर एसोसिएट्स के लिए। तो एक तो तब्दीली हमने ये की कि उसके हमने फेस्टिवल के नाम को चेंज किया, उसको जूनियर स्टूडेंट फेस्टिवल हमने किया। तो ये मैं ये महसूस करता हूँ पर्सनली कि ये गैर मामूली तब्दीली थी, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। उसके अलावा हमने ये भी तय किया कि हमारे जो प्रोग्राम हो उस फेस्टिवल में, वो भी बहुत कॉमन प्रोग्राम हो। कॉमन प्रोग्राम से मतलब ये है कि वो ऐसे प्रोग्राम ना हो जो सिर्फ मुस्लिम तलबा से रिलेटेड हैं, ऐसे प्रोग्राम जिसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही हिस्से ले सकते हों, ऐसे ना हो, बल्कि ये जिसमें तमाम तलबा, यानी वो तलबा के लिए प्रोग्राम हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी धर्म से हो, वो सब जो है उस फेस्टिवल का पार्ट बन सकें। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार द्वारा मुस्लिम नौजवानों को झूठे केसेस में गिरफ्तार करके सालों साल मुकदमे चलाने का रवैया कुछ नया नहीं था। जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद राजस्थान के कई इलाकों से बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। वक्त की अहम ज़रूरत थी कि इन नौजवानों के हक में जमहूरियत के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठाई जाए। तो राजस्थान में या पूरे मुल्क में हम देखें तो एक बड़ा मसला जो उस वक्त चल रहा था वो मुस्लिम तलबा की गिरफ्तारियों का मसला था। राजस्थान में भी उस वक्त ये मसला पेश आया और राजस्थान के जयपुर, सीकर, जोधपुर, इन इलाकों से मुस्लिम तलबा को गिरफ्तार किया गया। तो हमने इसमें कोशिश करी कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, ATS के जो राजस्थान के चीफ थे, उनसे मुलाकात की, मुख्तलिफ मुहिमात हमने चलाई। एक उसी दौरान नेशन वाइड कैंपेन भी चलाई गई थी
मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ। राजस्थान में भी उसका एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था। तो एक तो ये, दूसरा मुस्लिम नौजवानों में उस दौरान है, यानी जो ये कहिए कि मेरा जो SIO का सफ़र है 2007 से लेकर, उसी दौरान मुस्लिम नौजवानों में भी शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी के एक तरह से यूँ कहिए कि बड़े पैमाने पर शुरुआत हो रही थी। यानी इंतहा पसंदी या शिद्दत पहले से भी रही हैं, लेकिन वो ऐसा दौर था, कुछ ऐसी तंजीमें भी वजूद में आई उस दौरान जिनका मकसद यही था कि वो नौजवानों को सिर्फ इन्हीं बुनियादों पर मुनज़्ज़म करें कि वो जो हैं अपना दिफा करने के लिए तैयार हों, या वो यहाँ दुश्मन हैं, यहाँ ऐसे लोग हैं जो उनको मिटाना चाहते हैं। तो इस तरह से जहनों में ये चीज़ें मुस्लिम नौजवानों के बढ़ रही थी कि वो इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी की तरफ जाएं। तो हमने इस चीज़ को भी नोटिस किया और ये कोशिश करी कि मुस्लिम तलबा को इस मर्ज़ से हम बचाएं। तो उसके लिए राजस्थान हल्के ने मुहिम भी चलाई थी, मुतवाज़न सोच, जो ईदिलूहु अक़रबु लित्तक़वा, ये उसकी थीम थी। लेकिन उसमें असल यही बात कि इस्लाम जो है एक मुतवाज़न सोच और एतदाल पसंदी का दीन है, और यही चीज़ है जो वो मुस्लिम या अहले ईमान को या मुस्लिम नौजवानों को में जो पसंद करता है, देखना चाहता है। तो हमने ये कोशिश करी कि मुख्तलिफ़ मकामात पर खिताब आम के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए, फ़ोल्डर्स के ज़रिए गुफ्तगू एतदाल और मनफी सोच या इंतहा पसंदाना रवैयों से उनको बचाएं हम। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज था या बड़ा काम था जो उस मिक़ात में हमने करने की कोशिश की कि मुस्लिम नौजवानों को इस चीज़ से बचाया जाए। मुस्लिम नौजवानों में, उम्मत में ये खौफ का, डर का माहौल था। तो उसी मौके पर हमने टेरर फ्री इंडिया के नाम से जो है एक मुहिम पूरे हल्के में चलाई, और हल्के के तकरीबन 7 से 7-8 मकामात पर ये प्रोग्राम किए गए। हम ये देखते हैं कि जब दहशतगर्दी के वाक़ियात होते हैं तो एक ख़ास तबके को टारगेट किया जाता है, और उस ख़ास तबके में भी उसके नौजवानों को, उसके छात्रों को टारगेट किया जाता है। और उन छात्रों और नौजवानों को, वो छात्र और नौजवान होते हैं, कोई मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, और इस बुनियाद पर, इस शक की बुनियाद पर उनको उठाया जाता है पूछताछ के नाम पर, और वो पूछताछ बरसों तक चलती है, और फिर जो है वो ये बात कह के उनको छोड़ दिया जाता है कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें बरी किया जाता है। राजीव गांधी का कत्ल हुआ, कौन किया? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE, और उसका मजहब डिक्लेयर्ड मजहब है हिंदू मजहब, लेकिन उसको कभी भी हिंदू मजहब आतंकवादी नहीं कहा। हिटलर को एक मजहब था, लेकिन कभी भी हिटलर के मजहब के साथ हिटलर को जोड़ा नहीं गया। लेकिन आज 2001 से लेके जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक से लेके आप देख सकते हैं, दुनिया में कहीं भी अगर एक मुस्लिम नाम अगर कोई जो है आतंकवादी हमले के पीछे अगर हो जाता, मतलब उसका एलिगेशन अगर आ जाता, उसका फेस अगर आ जाता, तो उसका नाम है इस्लामिक टेररिज्म। तलबा और नौजवान किसी भी संगठन से जुड़ने में हिचक महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक टारगेट बेस हुकूमत के द्वारा काम किया जा रहा था। तो ऐसा ही जो राजस्थान में भी जयपुर ब्लास्ट के बाद एक सिलसिला रहा, कई बेगुनाह तलबा और नौजवानों को उठाया। तो ऐसा ही राजस्थान ने ये महसूस किया कि राजस्थान की तलबा बिरादरी के अंदर, तलबा और नौजवानों के अंदर आतंकवाद और इस सिलसिले में जो एक मायूसी की कैफियत तारी हो रही है, उसको हम दूर करें। उस सिलसिले में SIO राजस्थान ने उस वक्त एक प्रोग्राम तश्कील दिया, जिसमें के सोहेल साहब, जो कि साबिक सदर तंजीम भी SIO के, उनके लेक्चर्स हमने रखे, और पूरे राजस्थान में 5-6 मकामात पर जो ज़हीन तबका समाज का था, आम जो तलबा नौजवान थे, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको उस मायूसी की कैफियत से निकालने के लिए ये पूरा एक लेक्चर सीरीज पूरे राजस्थान में रही, जो जयपुर, सवाई माधोपुर, मांगरोल, जोधपुर, कई इलाकों के अंदर ये प्रोग्राम्स हुए, और बाद में उसके नताइज भी आए। स्टेट वाइड स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रखा गया, और एक बार फिर जयपुर में पूरे राजस्थान के नौजवान इकट्ठा हुए अपने मकसद की याद दहानी के लिए। नारा वही था जो 2007 में 25 साला कारवां के दौरान दिया गया, लेकिन अंदाज नया था और हौसला नया था। 2014 की स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो ऐसे राजस्थान की एक
मैंने मेरे वक्त में जो देखी 2 कॉन्फ्रेंस देखी, 2010 में हुई जिसमें इंजीनियर सैयद आरिफ अली साहब जो है सदर हल्का थे उसमें, और एक जो है वो कॉन्फ्रेंस 2014 में हुई जो करबला मैदान जयपुर में हुई जिसमें जनाब मुत्तलिब मिर्ज़ा साहब जो है वो उसमें सदर हल्का थे। उस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात ये थी कि उसको हमने जिस तरीके से डिज़ाइन किया था वो एक जमात का एक प्रोग्राम था 3 दिन का इज्तिमाए हम, उसके अंदर एक सेशन था जो तलबा सेशन स्टूडेंट सेशन जो था वो हमको दिया गया था, 3 घंटे का पूरा सेशन था। उस सेशन के ताल्लुक से हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की, पूरे स्टेट लेवल पे उसको स्टेट कॉन्फ्रेंस का नाम देके हमने मतलब जमात की अपनी जो कैंपेन थी, अपनी जो एडवर्टाइजिंग थी उससे अलग हटकर हमने जो है वो उसकी कैंपेनिंग की। उसके लिए हमने 3 अलग अलग जगह पे कारवां निकाले। सवाई माधोपुर के अंदर एक कारवां निकला, एक मांगरोल जो 12 और कोटा डिस्ट्रिक्ट हाड़ौती जिसको कहा जाता है वहाँ पर एक कारवां निकला, एक कारवां जो है वो जोधपुर और ब्यावर के अंदर निकला। ये 3 कारवें हमारे अलग अलग वक्त में जो है वो हमारी जोनल टीम, ZSC मेंबर और जो यूनिट्स के मेंबर थे उसके अंदर सैकड़ों जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स हुई, स्कूल लेक्चर जो है वो उसके अंदर हुए, पब्लिक कॉन्फ्रेंस हुई, खिताबे आम हुए, अलग अलग स्कूल्स में जाकर जो है वो इंडिविजुअल मीटिंग भी हुई, स्टाफ से भी मीटिंग हुई, पेरेंट्स से भी मीटिंग हुई और स्टूडेंट्स से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बहुत एक बड़ी गैदरिंग को हमने उस वक्त में टच किया। और उसकी कैंपेनिंग का हमारा जो थीम थी वो यही थी, रीस्टोरिंग स्टूडेंटहुड शेपिंग द चेंज। इस तरीके के एक सुनवान पे जो है वो कॉन्फ्रेंस थी और उसमें तकरीबन एक बड़ी आबादी जो है वहाँ से अलग अलग जगह पर से शामिल हुई। इस वक्त की पहली खबर हैदराबाद से आ रही है जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र की खुदकुशी के मामले में गुस्साए छात्रों ने अब से थोड़ी देर पहले हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को घेरना शुरू कर दिया है। Students allege that a letter written last year by Union Labour Minister Bandaru Dattatreya to Education Minister Smriti Irani led to a sequence of events that finally culminated in PhD scholar Rohit Vemulla's suicide. JNU से शनिवार सुबह से नजीब अहमद नाम का एक छात्र लापता है। 2 दिन बीत गए हैं लेकिन अब तक नजीब का कुछ पता नहीं चला है। A biotechnology student arrived on campus 15 days ago. His last contact was a phone call made to his mother in Badaung on Friday that he needed help. 2 बजे फोन किया कि अम्मी, मैंने कहा जी हाँ, मैं उठी एकदम, नजीब रात में फोन क्यों कर रहा हो, ठीक तो हो तुम, खैरियत है सब? बोला हाँ अम्मी मैं हाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में। मैं एकदम खड़ी हो गई बिस्तर पे उठ के, मैं सफदरजंग क्यों, वहाँ कैसे पहुंचे तुम? बोला अम्मी वो मेडिकल कराने लाए कासिम भाई मुझे। रोहित वेमुला के लिए तो मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी मतलब यूँ मानिए कि कम से कम हमने कोई 5 से 7 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर, इसके अलावा जो दलित स्टूडेंट हैं उनके साथ, इसके अलावा जब भी इस तरह के इशूज आते रहे जो कॉमन इशूज थे उनमें हमने रोहित वेमुला की आवाज़ उठाई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर मुझे ऐसा याद है कि हमने कम से कम 3 से 4 बार, फिर जो सिर्फ रोहित वेमुला ही नहीं बल्कि जब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई उन दिनों में, तो SIO उसमें पेश रही, SIO राजस्थान, SIO ऑफ इंडिया तो रही लेकिन SIO राजस्थान भी उसमें पेश रही। और नजीब की जहाँ तक बात है तो नजीब दोनों इशू नेशनल इशू थे। उस सिलसिले में भी SIO ने यहाँ भी जो है बड़े पैमाने पर कैंपसेज के साथ साथ समाज में भी जो है इस बात को आम करने की कोशिश की कि ये इस तरह का जो, क्योंकि मुस्लिम तलबा और नौजवान तलबा ख़ास करके जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक जो ख़ास करके स्टूडेंट्स को जो इस तरह के दलित हों चाहे अल्पसंख्यक स्टूडेंट हों, उनको जो नहीं बढ़ने, वो आगे नहीं बढ़ें, इसके खिलाफ जो लोग हैं उनकी ये पॉलिसी थी तो कि इस तरह के कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के अंदर जो है खौफ बिठाया जाए। तो ये, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि जो है स्टूडेंट डरे हों, और स्टूडेंट आगे गए हैं और ये मांग अभी भी जारी है SIO की तरफ से कि जो है नजीब को गायब करने में या उसका जो भी कुछ अब तक कोई पता नहीं है तो वो चीज़ सामने आनी चाहिए। नजीब का जो इशू है उस पर हम बात करें तो मुझे लगता है कि नजीब का इशू क्या था ये हमें समझने की ज़रूरत है और हमने इस नेशनल लेवल पे इस बात को समझा। नजीब का गायब होना जो है वो कोई आम बात नहीं थी कि कोई स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से गायब हो गया। देश में हज़ारों लोग गायब होते हैं और इस तरह का लोग काम भी करते हैं, लेकिन नजीब ही क्यों गायब हुआ? असल में नजीब को गायब करके देश के मुस्लिम छात्रों में, युवाओं में ये संदेश जाना था, ये पहुंचाया गया कि अगर आप
हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, आप जो है वो आगे पढ़ने के लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक डर और खौफ आपके अंदर बैठाया जा रहा है कि आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो नजीब के इशू में यही सबसे बड़ी बात थी। हमने ये चाहा कि जो डर और खौफ ये फांसीवादी ताकतें जो जिस एजेंडे पे काम कर रही हैं, बिठाना चाहती हैं छात्रों के, खास करके मुस्लिम नौजवानों के अंदर, उस डर को हम निकालना चाहते थे। इसीलिए नजीब की माँ के साथ में, चाहे वो बदायूं से लेकर दिल्ली तक की सरकार तक, हमने उस बात को जंतर मंतर पे उठाया, हमने जो है संसद भवन तक उस बात को उठाया, देश के हर कोने में नजीब की आवाज़ को उठाया। नजीब की माँ खुद ये बात कहती थी कि एसआईयू का जो नौजवान है, चाहे देश के किसी भी कोने में रहता हो, वो मेरा बेटा है, वो मेरा नजीब है। क्योंकि हमने देखा कि देश के किसी भी कोने में जो एसआईयू का एक कार्यकर्ता, एक मेंबर है, एसोसिएट है, उसने नजीब के इशू को उठाया है। ये अलग बात है कि नजीब अब तक गायब है, अब तक नहीं मिला, लेकिन उस इशू को उठाने के बाद में हमने एक माँ को हौसला दिया है, और उसकी जैसी बहुत सी माएँ हैं इस देश में जिनको ये हौसला मिला है कि इस देश के अंदर एक छात्र और युवाओं का एक ऐसा आंदोलनकारी जो है संगठन मौजूद है। जब कभी भी इस देश में फिर से कोई नजीब गायब हो जाएगा या किसी नजीब के साथ ऐसा हादसा होगा, तो उसके साथ खड़े होने वाला एक संगठन है, हज़ारों कार्यकर्ता हैं, हज़ारों लाखों जो हैं उसके साथ सिंपैथाइजर्स हैं जो उसके साथ खड़े होंगे। तो नजीब के इशू को हमने ये देखा और उसकी आवाज़ को उठाई है, और हम देखेंगे कि उस इशू को उठाने के बाद में हमें जो हौसला मिला है देश की आवाम से, देश के युवाओं से, तो बहुत से युवा जो हैं वो हमारे साथ इस इशू के बाद जुड़े भी हैं। मुल्क भर में नजीब और रोहित के लिए की गई जद्दोजहद ने ये साफ कर दिया कि एसआईओ के नौजवान जुल्म जबर के सामने घुटने टेकने वालों में से नहीं हैं, और वक्त आने पर इंसानी हुकूक और इंसाफ के लिए हमेशा सरबकफ तैयार रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसआईओ का नज्म, उसका मकसद नौजवानों में उस फिक्र को बेदार करता है जो उन्हें ज़मीन से उठकर सितारों से आगे की सोचने पर मजबूर करे। एसआईओ की ख़ास बात, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है। उसके दस्तूर है, उसकी पॉलिसी है, उसके इंतखाबात का तरीक़ा है, उसके फॉलोवर्स हैं, उसकी क़यादत है, उसकी क़यादत के बदलने का अंदाज़ है, उसकी मीक़ात है, उसकी यूनिट्स हैं। तो ये सब इतना फॉर्मल, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना ऑफिशियल और इतना रिटन में होता है। उसकी जो रिवायत है उतनी खूबसूरत है कि शायद इतनी मजबूत रिवायत किसी और तंजीम में आपको देखने को मिले। तो पहला तो एसआईओ का जो डिस्टिंक्शन है, जो दूसरी तंजीमों से एसआईओ को मुमताज़ करती है, वो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है। दूसरा ये है कि एसआईओ बहुत ही मतलब ये है कि एक वेल थॉट, बहुत ही सोचे समझे मिशन और मकासद के को बरोकार लाने के लिए काम करती है। यानी कोई वक्ती, जज्बाती, हंगामी, मसनूई काम करने के लिए एसआईओ का क़याम नहीं है मतलब, बल्कि एसआईओ के पास बिल्कुल वेल एलेबोरेटेड, बहुत तफसील से बयान किए गए, वेल थॉट, बहुत सोचे समझे गए उसूल, ज़वाबित, मकासद और मिशन कारफरमा है। तो ये भी एसआईओ की एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ है जो दूसरी तंजीमों से एसआईओ को मुमताज़ करता है कि किसी के पास इतना वेल प्लान्ड मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, अगराज़ और मकासद नहीं है। एसआईओ के पास वो मंसूबा बंद पॉलिसी और प्रोग्राम मौजूद है। उसके काम करने का क्या मतलब स्टाइल होगा, उसकी लाइन क्या होगी, उसकी पॉलिसी क्या होगी, वो किस रास्ते पर जाएगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, वो किस वे में अपनी बात रखेगा, तो वो सब भी मौजूद है। उसके पीछे क़यादत मौजूद है, क़यादत आपको मोटिवेट करने के लिए मौजूद है। तो एक मुस्लिम नौजवान को अगर वो चाहता है कि इस्लाम, और गालिबन चाहता है और 100% चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एसआईओ से वाबस्ता हो ताकि वो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होता हुआ देख सके। निर्णय हवालों के पशुआ प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज तक पर आप देख रहे हैं, राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले चलाए। कई छात्र इसमें घायल हुए हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा, जिसमें से कुछ छात्रों की हालत गंभीर है। लाठीचार्ज में लड़कियों को भी चोटें आई हैं। लेकिन पुलिस को ये लगा कि इसकी वीडियो बन जाएगी तो उनकी बदनामी होगी कि वो लड़कों की बाइक तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने जो हमारे सहयोगी अदनान है उनके ऊपर भी डंडे बरसाए, उनको भी चोट लगी है, फिर वो वहाँ से भागे। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ पूरे देश भर में
अब छात्र एकजुट हुए। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ सेंट्रल कोलकाता में एक बड़ी रैली आज निकाली गई है। जमात इस्लामी हिंद के नेतृत्व में 17 संगठनों ने ये रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भारत को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, न कि एनआरसी या नागरिकता कानून की। सही बात तो यही है कि 2019 मतलब हमारी तारीख में वो भी एक बहुत ही अहम संग मील की हैसियत, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल तारीख का, सियासी तारीख का बहुत अहम संग मील होगा। और वो संग मील ऐसा नहीं है कि वो अचानक से पैदा हुआ हो, मतलब वो भी एक वाक़यात का तसलसल था जो चला आ रहा था और वो उसका मतलब एक पीक पॉइंट था। क्योंकि 2014 के बाद ही फाशिस्ट यहाँ की जो टेंडेंसीज वाली सरकार हैं, पार्टी नज़रियात रखने वाली सरकार हैं, तो उनका दमन और उनकी मजलूमों और अक़लियतों और हाशिया बरदार जो तबके हैं उन पर जो उनके मजालिम की रुदात है वो बिल्कुल कंटिन्यू रही। और इधर से भी रेसिस्टेंस की जो आवाज़ें थी वो भी 2014 ही के बाद से शुरू हो चुकी थी, चाहे धीमी रही हो, लेकिन यह है कि वो भी शुरू हो चुकी थी। 2019 में ये जो बिल पास हुआ और एनआरसी की हवा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पास होना, राष्ट्रपति का एसेंट मिलना, वो उसका एक्ट बन जाना, ये सब बहुत मतलब वाकई एक माइलस्टोन था इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का। उस सिलसिले में ये हुआ कि स्टूडेंट्स ने खुसूसी तौर पर जिस तरह से रिजिलेंस दिया इस पूरे मूवमेंट में और पूरे हिंदुस्तान भर में, तो वो भी हमारी तारीख का एक अहम संग मील है कि किस तरह से मतलब एक फुल फ्लैज्ड गवर्नमेंट के दमन के विरोध में स्टूडेंट्स इस तरह सड़कों पर आए। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि इस बात का इनकार भी कोई नहीं कर सकता कि पूरे मूवमेंट को इनिशिएट करने तक और फिर आखिर तक आप कह सकते हैं कि अभी तक आखिर नहीं गया, लेकिन अब तक जो चलाया गया है उसमें लीड रोल स्टूडेंट्स ही कर रहा हो, चाहे जामिया मिल्लिया के हों, एएमयू के हों या दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स रहें। तो ये पूरी जो रेसिस्टेंस की हवा थी वो पूरे मुल्क में फैली, राजस्थान में भी फैली। राजस्थान में भी कंटिन्यूस प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग यहाँ भी आयोजित किए गए। चूँकि ये प्रोटेस्ट अपनी नौयत का बहुत ही अलग और मुनफरिद प्रोटेस्ट था, तो इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नाम से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किए होंगे बहुत कम किए हैं। जो हुआ सब कलेक्टिव हुआ और एसआईओ ने हर जगह, सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए उन्होंने बहुत ही भरपूर हर वसीले से, हर ज़रिए से मतलब अफराद के तौर पर भी, लीगली तौर पर भी और ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी बहुत ज़बरदस्त इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और इस मूवमेंट में एक जिला बख्शी। राजस्थान में भी यही हुआ। राजस्थान में भी जहाँ जहाँ शाहीन बाग थे, आप कह सकते हैं कि उनमें हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे जो हमसे वाबस्ता जो कैडर है हमारा, वो भरपूर उसमें दिन रात की मेहनत के साथ उसमें लगा रहा और उस मूवमेंट को सक्सेस बनाने के लिए कामयाब कोशिशें करता रहा। यहाँ जयपुर में मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हुए, उसमें एसआईओ के मेंबर्स, राजस्थान इसमें जयपुर के अलावा सवाई माधोपुर, कोटा, मांगरोल, इन तमाम जगहों पर, जोधपुर, इन तमाम जगह पे जहाँ प्रोटेस्ट हुए तो एसआईओ के वाबस्तगान में बहुत पुरजोश मुजाहरा किया आपकी बात पहुँचाने। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। चीन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस का ये पहला ही मामला भारत में सामने आया है। That Rajasthan has become the first state in India to impose a complete lockdown across the entire state till the 31st of March. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए 21 दिन तक पूरे देश को लॉकडाउन किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि संपूर्ण देश को लॉकडाउन किया जाएगा। शुरुआती जो वक्त था वो इस तरीके का था कि कोई भी जो है कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। तो सबसे पहले तो हमने ये कोशिश की कि हमारी जो टीम है, हमारे जो लोकल लेवल पे जो लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद हमने ये तय किया कि उनको इस चीज़ से ये बताया जाए कि भाई खिदमत जो है अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जो मुख्तसर जो भी जिस तरीके से दे रखी है, क्योंकि हम भी बहुत सारे लोग खामोश बैठे हुए थे, कोई भी निकलने को तैयार नहीं था। तो सबसे पहले हमने कोशिश ये की हमारे इलाके में या जहाँ भी हमारे लोग थे वहाँ पर उनको मोटिवेट किया जाए कि वो बाहर निकल के लोगों की खिदमत करें। तो कुछ सेलेक्टेड काम हम कर पाए उस दौरान। एक तो सबसे पहले जो है वो उस टाइम में सैनिटाइज़र का, मास्क का, इस तरीके के इशू थे, अवेलेबल नहीं थे, तो वो अवेलेबल कराए। इसके अलावा फूड पैकेट्स का जो है 2 तरीके के फूड पैकेट, जिसके अंदर कुक्ड फूड था और एक रॉ मटेरियल था, राशन किट जिसको हम बोलते हैं। वो राशन किट और फूड के जो है वो सभी यूनिट्स में, तमाम जितनी भी राजस्थान में 14-15 यूनिट थी उस वक्त में, सभी यूनिट ने जो है वो उसको कलेक्शन किया। कुछ जगह पर जो है वो हमारे साथियों ने 10,000, 5,000 जो भी फाइनेंशियली मदद थी वो भी अपने अपने लेवल पे यूनिट की सतह पर उसको मदद दिया।
जनवरी 2020 में कायम मकाम सदर हल्का की ज़िम्मेदारी आई। अपनी ज़िम्मेदारी को अदा ही कर रहा था। 3 ही महीने हुए थे, जनवरी, फरवरी और मार्च, और पूरे दुनिया के अंदर एक महामारी ने सबको आ घेरा। और जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से दो चार थी, उस वक्त कायम मकाम की ज़िम्मेदारी मुझ पर थी, तो वो मैंने जून तक अदा की। फिर कायम मकाम की ज़िम्मेदारी से फरागत हो गई, दोबारा इलेक्शन हुआ और ब्रादर आबिद सदर हल्का बने। मीकात पूरी हुई, उस मीकात को 3 सदर हल्काओं ने मिलकर जो है पूरा किया। फिर नई मीकात शुरू हुई 2021 और 22 की, तो उसमें मुझ पर जिम्मेदारी आई सदर हल्का की। तो उसमें भी 2021 में सेकंड वेव से गुजरे, तो वो एक तंजीमी तौर पर बड़ा चैलेंज भी था, जहाँ कई सामाजिक संगठन दम तोड़ रहे थे, मगर एसआईओ ने भी इस चैलेंज को मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। पूरे देश ने देखा कि ये तलबा और नौजवान बिला किसी खौफ व ख़तर के इंसानियत की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहे। हर आन कोशिश जो की जा सकती थी एसआईओ के तलबा और नौजवानों के माध्यम से, वो हर इलाके के अंदर तलबा और नौजवानों ने बहुत रिफाई काम किए। The Student Islamic Organization and the Jamaat-e-Islami Hind are bridging the gap in saving lives. A COVID task force set up at Delhi's Jamia Nagar has connected over 10,000 COVID patients with healthcare facilities. An initiative by Student Islamic Organization and Jamaat-e-Islami Hind, it now has over 1,000 volunteers spread across all states who are using the power of social media to ensure that COVID patients get medical aid in time. एक बड़ा चैलेंज तंजीमी तौर पर यह था कि 2 सालों तक कोरोना का असर पूरे देश में रहा। एसआईओ भी उससे दो चार हुई, और उस बीच जो तंजीमी कैडर था वो बड़ा दो चार था। कई सारे मसाइल से हमारे कई मेंबरान की जॉब जा चुकी थी, कई मानसिक तौर पर, जहनी तौर पर बहुत प्रेशर था, कई सारी चीज़ों को लेकर किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। तो इस दौर में, इन हालात में तंजीम को दोबारा सर्वाइवल करवाना, अफराद की तरबियत और तज़किया का नज़्म करना, ये एक बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद हमने बराबर हर इलाके में तमाम यूनिट सर्किल्स पर दौरे करके ये बात तमाम कैडर को बारआवर करवाई कि ये दुनिया में कई सारे हालात आते जाते रहते हैं, हमें इनसे घबराना की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा इस कोरोना महामारी के अंदर भी एक बड़ा काम अंजाम दिया है। रिफाई काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह हालात सामान्य हैं और मुख्तलिफ़ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये एसआईओ के नौजवान फरामोश न करें, क्या आप तहरीक इस्लामी के एक बाजू हैं। तहरीक ने आपको एक शीरखार की तरह देखा, तहरीक ने आपको शीरखार की तरह पाला, और आज आप खबीतन बने हुए मैदान में हैं। उनके एहसान को न भूलिए। हाँ, आप विंग रहिए, पतंग मत बन जाइए। विंग बाजू लगा रहता, पतंग कट जाती है। मेरे दोस्त, आप बाजू हैं हमारे, आप पतंग नहीं है। एक दो मरतबे हवाओं में, फिजाओं में इधर खेली उधर खेली और खुद कट गई या काट के फेंक दी गई। आप हमारे खुब्बते बाजू हैं। और मैं अकाबरीन जमात से लेते हुए अरकान जमात और उनके मुतवस्सिरीन से कहूंगा, ये हमारे लफ्ताए जिगर हैं, उनसे बढ़कर हैं। इनका रिश्ता हमारा दीन का रिश्ता है। ये नौजवान असेट हैं, आप ही के नहीं, मिल्लत के असेट हैं। इस वक्त बन चुके हैं, तारीख ने सब कर दिया है, ये मिल्लत के असेट हैं। लिहाजा इनकी दिल आज़ारी नहीं, दिल जोई, दिल रुबाई और इनके साथ मोहब्बत और प्रेम का सामान कीजिए, और आप देखेंगे ये कीमती असासा हमारे मुस्तक़बिल का एक बेहतरीन किस्म का असासा होगा। और अहले दुनिया को अपने दीन, अपनी नमाजें, अपने कुरान की तिलावत और अपने शबाब के अंदर अल्लाह की इबादत के साथ वाबस्ता होकर अर्श आज़म के साए के नीचे कल ये नौजवान हमारा खड़ा है। मैं दुआ करता हूँ
जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। हम तश्कील नो करना चाहते हैं, नया समाज नहीं बनाना चाहते हैं। जो समाज है उसके अंदर बुराइयां हैं कई तरह की। अब जब हमारा मैदान कार तलबा और नौजवान है तो हम तलबा और नौजवानों की बुराइयों को एड्रेस करते हैं। तो समाज में कई तरह की बुराइयां हैं। हर ज़माने के अंदर आप देखेंगे कि जो बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है, जो बड़ी तब्दीली आई है और तब्दीलियाँ आती रहती है, तो उसके पीछे असल जो रहे हैं वो तलबा और नौजवान रहे हैं। हम नया समाज नहीं चाह रहे हैं, हम उस समाज से जो बुराइयां हैं उनको दूर करना चाहते हैं। कौन तलबा नौजवान नहीं चाहेगा कि बुराइयां रुके, वो बुराइयों से बचे, चाहे मामला अखलाकी खराबियों का हो, सामाजिक तौर पर जो खराबियां नौजवानों में पूरे माशरे में आ गई है उनका मामला हो, तो कौन नहीं चाहेगा कि इन बुराइयों से बचा जाए। तो हम जो तब्दीली चाहते हैं, और वो तब्दीली ऐसे नहीं आएगी कि हम आह्वान करें और तब्दीली आ जाएगी। उसके लिए समाज के तलबा और नौजवानों को तैयार होना पड़ेगा और वो उनको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा इस बात पर कि हमें आने वाला समाज बेहतर देखना है। तब जाकर एक समाज में तब्दीली आ सकती है और तभी जो है इस समाज का नवनिर्माण होगा। हर शख्स किसी भी जात और मजहब का मानने वाला हो, कौन नहीं चाहेगा कि समाज से बुराइयां मिटे। 40 साल SIU राजस्थान की तारीख के 40 साल मंजिल नहीं बल्कि एक मरहला है। अपने मकसद को पाने तक SIU की ये तहरीक जारी रहेगी और सामाजिक परिवर्तन के अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगी। और जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है।